हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम मानव जन्म चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसमें से हम लोग लेक्चर 5 में कुछ हमने बताया कि मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं और उस अंग के अंदर कौन सा अंग आता है उसे हमने आपको बताया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सहायक नलिका। देखिए, सहायक नलिका क्या होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नर जनन तंत्र कहिए या नर प्रजनन तंत्र, उसमें भी हमने आपको बताया था कि सहायक नलिका होती है। सहायक नलिका में क्या हुआ था, नर की अगर हम बात करें, जैसे मेल की बात करें अगर हम, तो क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण हुआ शुक्रजन नलिका में। वहाँ से कहाँ आया था, शुक्रजन नलिका के बाद क्या शुक्र वाहिकाएँ में आया, फिर उसके बाद एपिडाइडिमिस मतलब अधिवृषण में आया, फिर शुक्रवाहक में आया। इस तरह से करते हुए फिर शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल, उसके माध्यम से शुक्राणु बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार से मादा में भी जो अंडाणु का निर्माण हो गया है, ठीक है, तो उसका निर्माण तो हो गया, तो उसका यूज तो अंडाणु का निर्माण तो अंडाशय में हुआ, लेकिन उसका यूज कहाँ है, उसका यूज तो बाहर होगा ना। तो वो क्यों बाहर आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। देखिए, अगर हम नाम से स्पष्ट करें तो सहायक नलिका, सहायक को छोड़ दीजिए, अगर हम नलिका को केवल पकड़े इस शब्द को तो नलिका का मतलब क्या हुआ, जैसे नली का मतलब क्या हुआ, एक पाइप नुमा संरचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पाइप है, उसमें अगर हमें पानी को ही अगर फ्लो कराना है उसको यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पाइप के थ्रू कर देते हैं, आसानी से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन जो है, उसका जो सिस्टम है वो भी पाइप नुमा संरचना होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि अंडाशय जो है, इसमें अंडाणु का निर्माण हो जाता है और वो जो अंडाणु है वह गति करता रहता है। ठीक है, तो कैसे करेगा इन सबको हम बताएंगे। ठीक है, तो हमने एक तरीके से ओवरव्यू बताया कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि लेक्चर 5 में हमने आपको बताया था कि मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, सहायक नलिका पाया जाता है, सहायक ग्रंथि पाया जाता है और बाह्य जनन इंद्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें हमसे एक गलती क्या हो गई थी कि हमने जो बताया था बाह्य जनन इंद्रिया। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बता दिया था कि 2 ग्रंथि पाई जाती है। एक बताया था हमने स्तन ग्रंथि और एक हमने बताया था बर्थोलिन। ठीक है, बर्थोलिन बताया था, लेकिन हमसे उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, उसे प्लीज़ आप उसे सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। देखिए आ रहा है स्तन ग्रंथि, लास्ट में क्या आ रहा है, ग्रंथि, तो ये सहायक ग्रंथि से सम्मिलित होगा। मतलब ये जो सहायक ग्रंथि है, ठीक है, सहायक ग्रंथि, इसके अंदर सहायक ग्रंथि के अंतर्गत ये जो स्तन ग्रंथि है ये आएगा और बर्थोलिन ग्रंथि, मतलब बाह्य जनन इंद्रिय के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, या फिर हम जब पढ़ाएंगे आपको सहायक ग्रंथि तो उसमें हम आपको बता देंगे कि सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आता है स्तन ग्रंथि और बर्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण होगा, बर्थोलिन क्या करता है, ये चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, अंडाणु को आने के लिए, तो कैसे होगा सब बताएंगे हम आपको। पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सहायक नलिका। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहीं हम उसमें कोई एरर तो नहीं कर दिए हैं। तो ये हम उससे एरर हो गए थे, तो उसे मैंने सुधार कर दिया। ठीक है, तो आप इतना नोट जरूर कर लीजिएगा कि ये जो स्तन ग्रंथि और बर्थोलिन ग्रंथि जो है ये सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाह्य जनन इंद्रिय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सहायक नलिका जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी नलिका आएगी, तो हमने आपको बताया था कि सहायक नलिका के अंतर्गत कौन कौन सी नलिका आएगी। तो उसमें आएगा क्या, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका के बाद सेकंड आएगा गर्भाशय, थर्ड आएगा योनि। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि क्या होता है। अगर हम एक फीमेल की बात करें, जैसे उसका प्रजनन तंत्र कैसा होगा, ऐसा ही होगा।
ये होता है ओवरी मतलब अंडाशय, ठीक है। यहाँ से यह जुड़ा होता है पोर्ट लिगामेंट के थ्रू। हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि कैसे यह जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए अगर हम बात करें इसमें से हम पहले बता दे रहे हैं कि सहायक नलिका में कौन कौन सा भाग आएगा। देखिए सहायक नलिका के अंतर्गत 3 भाग आते हैं, कौन कौन से, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन नलिका है, सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि आखिर में ये फैलोपियन नलिका है क्या। देखिए फैलोपियन नलिका हमने आपको इससे पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर बता रहे हैं। यहाँ से मतलब गर्भाशय से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है यह कहलाता है क्या, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, ठीक है। फैलोपियन नलिका के या फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फैलोपियन नलिका है, पहले हम इन तीनों को बता दे रहे हैं, फिर ये वाला जो भाग है इससे हम लोग कहते हैं क्या, गर्भाशय। हम यहाँ पर न दिखाकर यहाँ पर बता दे रहे, गर्भाशय, ठीक है। अब ये जो है, ये प्रवेश द्वार जो है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, योनि, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए देखना क्या है, फैलोपियन नलिका जो है यह इतनी बड़ी है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है। तो ये जो फैलोपियन नलिका है ये कितना बड़ा होता है, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि फीमेल का जो शरीर है अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब अगर इस फैलोपियन नलिका की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अभी सब एक एक पॉइंट को लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे फैलोपियन नलिका, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन नलिका है इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। ये जो फैलोपियन नलिका है इसके अंतर्गत 3 भाग आएंगे। देखिए यहाँ पर अगर कोई संरचना है तो इसका नाम दूसरा रखेंगे, फिर यहाँ पर कोई संरचना आएगी इसका नाम दूसरा रखेंगे, फिर यहाँ पे जो संरचना आएगी इसका नाम हम लोग दूसरा रखेंगे। मतलब अब कहेंगे कि ये बीच वाला स्थान कहाँ जाएगा। देखिए कुछ भाग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींचते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम कह दें कि इसके 3 पार्ट हमें करना है, तो हम कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये जो पाइप संरचना है तो ये बीच का स्थान कहाँ जाएगा। देखिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब इससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फैलोपियन नलिका है इसके अंतर्गत 3 भाग आएंगे। कौन कौन से आएंगे, तो देखिए फैलोपियन नलिका के 3 भाग हैं, स्थेमस, स्थेमस। अभी आपको लगेगा कि कैसा टॉपिक चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमें पता है। बहुत लोग कहेंगे कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर में कौन सा टॉपिक चल रहा है, ऐसा सा नाम आ रहा है। देखिए अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है अगर, तो आपको सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आपको नाम पता होना चाहिए, कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप नाम अगर आपको याद हो गया तो उसका जो फंक्शन है मतलब उसका जो कार्य है याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले बता दे रहे कि फैलोपियन नलिका जो है इसके 3 भाग है। इस वाले भाग कहते हैं स्थेमस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला को हिंदी में कहते हैं तुम्बिका, ठीक है। सब हम लिखेंगे, अभी तो आपको बता रहे हैं संरचना को। फिर ये जो फिम्बरी है, हमने आपको बताया था ना कि अंडाणु का जब निर्माण हो जाता है तो उसको बाहर लाने का कार्य फिम्बरी करता है, ठीक है। तो फिम्बरी को हिंदी में कहते हैं क्या, झालर, फिम्बरी, ठीक है। अब उसके बाद ये वो जो संरचना है फिम्बरी अब लेकर अंडाणु को क्या करेगा, वो आगे की नली में भेज देगा। आखिर में उसका क्या कार्य है, बस अंडाणु को लेना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक देना, और क्या, ठीक है। तो ये अंडाणु को ले लिया फिम्बरी, तो उसके बाद क्या करता है, इस स्थान को दे देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए स्थेमस हो गया, एम्पुला हो गया, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे हम क्या, कीपक कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये इतना पार्ट याद करना होगा, हम बार बार बोलेंगे। देखिए कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं याद हो जाता है। अब नाम, अब इसमें कौन सा समझने की बात आएगी कि हाँ ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर है कोई चीज़, लेकिन कहाँ पर है कोई चीज़ जब आपको नाम पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे ना कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। अगर हम पूछ दें एम्पुला, एम्पुला के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि एम्पुला नर में पाया जाता है कि मादा में पाया जाएगा, तो क्या आप कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पहले नाम
याद करना होगा कि ये जो एम्पुला है यह मतलब मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है। अगर फीमेल मतलब मादा में पाया जा रहा है तो मादा के किस स्थान पर पाया जा रहा है। तो देखिए इसमें सबका अलग अलग कार्य है, ठीक है। तो देखिए ये जो अंडाणु है, अंडाणु का निर्माण हो गया, फिम्बरी उसे ले लिया, उस अंडाणु को मान लीजिए यहाँ पर एक अंडा या फिर अंडाणु का निर्माण हो गया, इसमें से फिम्बरी ने अंडाणु को ले लिया। अब इस अंडाणु को लेकर फिम्बरी कुछ करेगा नहीं, ये दे देगा क्या, इन्फंडिब्यूलम को। इन्फंडिब्यूलम ले लेकर क्या करेगा कि उस अंडाणु को भेज देता है एम्पुला के पास। एम्पुला जब वहां पर जाता है तो क्या होता है कि एम्पुला एक ऐसा स्थान है जहां पर निषेचन होता है। निषेचन होने का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन होना। जैसे कोई नर युग्मक हो गया, नर युग्मक मतलब शुक्राणु हो गया, और फीमेल की बात करें तो उसमें अंडाणु हो गया। तो ये जो एम्पुला वाला पार्ट है यह नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन का स्थान है, मतलब निषेचन का स्थान होता है। तो बस फैलोपियन नलिका में हमें इतना ही पार्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय में। तो हम अभी तक आपको जितना कुछ भी बताए हैं सब एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें इतना नोट करने को आप अपने थ्रू नोट बनाया कीजिए, ठीक है। हम नोट प्रोवाइड करते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने से नोट बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लीजिए, फिर एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, फिर हम आगे लिखवा देते हैं। हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिख दिया। देखिए फैलोपियन नलिका जो है इसका कई सारा नाम है। जैसे फैलोपियन नलिका तो हम लोग सभी जान रहे हैं क्योंकि इतने देर से हम बता ही रहे हैं फैलोपियन नलिका के बारे में, ठीक है। तो देखिए फैलोपियन नलिका इसका नाम हो गया। फिर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और अंडवाहिनी भी इसी का नाम है, फैलोपियन नलिका का, ठीक है। तो देखिए नाम से क्या स्पष्ट हो रहा, अंड का मतलब क्या हुआ, अंडाणु। वाहिनी का अगर आप इसका जो शब्द है इसको अगर हम स्पष्ट करें तो वाहिनी से हम निकाल सकते हैं शब्द कोई वाहन होगा। वाहन का मतलब क्या हुआ, जैसे ढोने वाला कोई सामान। तो क्या ढो रहा है अगर देखा जाए तो इसमें क्या वाहन कर रहा है, तो यह अंडा का, ठीक है। तो मतलब अंडाणु का वाहन करने वाला, तो इसका फैलोपियन नलिका का ही नाम हो गया अंडवाहिनी। फिर इसी का नाम होता है डिंबवाहिनी, ठीक है। मतलब इसका कई सारा नाम होता है। जैसे आप लोग होते हैं ना, बहुत से लोग का क्या होता है जब छोटे से रहते हैं तो बाबू लोग कहते हैं, फिर थोड़ा बड़ा कोई हो जाता है तो उसका नाम कुछ रख देते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ और नाम हो जाता है, फिर कोई पद अगर हासिल कर ले तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। तो सेम वही हाल है फैलोपियन नलिका का, मतलब है वो एक ही लेकिन उसका नाम अलग अलग होते जाता है। तो वही हाल है यहाँ पर। फैलोपियन नलिका के बारे में हमने आपको बता दिया कितने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो इसमें से हमने आपको बता दिया कि फैलोपियन नलिका जो है यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, स्टेमस मतलब संकीर्ण पथ, तुम्बिका मतलब एम्पुला, कीपक इन्फंडिब्यूलम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि निषेचन फैलोपियन नलिका के, निषेचन कहाँ हो रहा है, निषेचन फैलोपियन नलिका के तुम्बिका मतलब एम्पुला स्थान पर होता है, ठीक है। तो फैलोपियन नलिका में कुछ पहाड़ सा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ इतना भी अधिक नहीं पूछेगा कि कितना ज़्यादा लिखना हो। देखिए अगर आप हर एक हेडिंग को बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा लिखें जिससे हमारा नंबर बढ़ सके। तो क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं कि ये जो सहायक नलिका है या फिर मादा प्रजनन तंत्र है ये 5 मार्क में ही आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिखना होगा। तो इसमें इन सब को हमें ध्यान में देखते हुए और बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें लिखना होगा। तो हम बता दे रहे हैं कि इतना पॉइंट लिख देंगे तो दैट इज़ इनफ फैलोपियन नलिका के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फिगर अलग से क्यों बनाए हैं, देखिए कुछ लोग का डिमांड रहता है कि अच्छा बताइए दी, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एम्पुला के स्थान पर एन इंतजार कर रहा, मतलब अंडाणु है वहाँ पर और स्पर्म है यहाँ पर। तो ये मान लेते हैं कि ये अंडाणु जो है तैरते हुए यहाँ तक गया। अब कैसे तैरते हुए जा रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है, सब बताएंगे। जैसे जैसे टॉपिक हम लोग का आगे बढ़ेगा ना हम सब बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया कि अंडाणु होता है एन फेज में और ये जो स्पर्म है ये भी होता है एन फेज में। ये जब दोनों मिलते हैं तो ये बना लेते हैं क्या 2n के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 2n के फॉर्म में हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज का क्या अर्थ हुआ, देखिए इस अगर हम हिंदी में बोले तो विदलन बोलते हैं। विदलन का क्या अर्थ हुआ, एक ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका जो है वह वृद्धि न करे केवल विभाजन करे। अब वृद्धि न करे विभाजन करे, इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए अगर मान लीजिए इतना बड़ा सा बॉल है,
ठीक है। अगर हम इससे कह दें कि इससे हमें कराना है क्या, क्लीवेज मतलब विदलन कराना है, या फिर हम इसमें विभाजन कराएं, तो मान लेते हैं कि इस बॉल को हमें 2 भाग में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो मान लीजिए एक ऐसे से, कुछ लोग तो कहेंगे ऐसे ऐसे टूटेगा ना, ऐसे से नहीं तोड़ना है, मतलब छोटा इसका छोटा छोटा पार्ट करना है, ठीक है। कुछ लोग तो बीचों बीच लगेंगे तोड़ने, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इतना बड़ा सा बना, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करें, फिर से इसमें अगर हम विदलन करा दें, समसूत्री विभाजन आप समझ सकते हैं, ठीक है, समसूत्री विभाजन। फिर से ये क्या होगा, देखिए इतना से इतना हो गया, अब ये फिर से टूटेगा तो फिर छोटे छोटे बन जाएगा, फिर ये टूटेगा तो फिर ये छोटे छोटे बन जाएगा। अगर फिर से हम इसे तोड़े 2 भाग में, समसूत्री विभाजन इसमें हो जाए तो छोटे छोटे हो रहा है, छोटे छोटे होते जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो कोशिका है इसकी अपेक्षा ये छोटा होते जा रहा है, तो एक ऐसा विभाजन, ठीक है। हम इसका कहने का अर्थ बताएं, जैसे विदलन बहुत ही साधारण लैंग्वेज में लिखा होता है बुक में, विदलन समझ में नहीं आता लोगों को, आखिर में ये विदलन क्या पता कि इसके पीछे कितनी सारी स्टोरियां हैं। देखिए विदलन का क्या अर्थ हुआ, एक ऐसा विभाजन, देखिए कोशिका है विभाजन कर रही है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक है, वृद्धि नहीं हो रहा है। अब कोशिका है, अब वृद्धि नहीं हो रहा, तभी तो आखिर में छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो ऐसे विभाजन को विदलन कहते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन तो करे लेकिन वृद्धि न करे, मतलब ग्रोथ न करे, उसे हम लोग कहते हैं विदलन। आई होप कि आपको विदलन का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यों बताए हैं, क्योंकि इसमें जो कोशिका है वो इसमें भी विदलन होता है। मतलब विदलन होने का अर्थ क्या हुआ कि 2 कोशिका थी, 2 से अब कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए एक था, एक में विदलन हुआ, कितना बना, 2 बना। अब फिर 2 में क्या हुआ, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 2 से कितना बनेगा, 1 2 3 4, 2 से 4 बना, फिर इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें 2 से 4 हो गया, 4 से अब 8 बनेगा, इस तरह से विदलन हो रहा है। तो इसमें जो है, इसमें जब फ्यूजन होगा तो 2 से 4 बना, अब 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा, फिर 8 से कितना बनेगा, 16 बनेगा, फिर 16 से कितना बनेगा, 32 बनेगा, 32 से कितना बनेगा, 64 बनेगा, 64 से कितना बनेगा, 128, 128 इस तरह बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी कोशिका बन जाती हैं, तभी तो आखिर में जब कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कोशिका इतना फास्ट विभाजन करती है ताकि 9 महीने में, अब सोच सकते हैं एक कोशिका जिसे हम नग्न आँखों से क्या अर्थ हुआ, जैसे हम चश्मा का प्रयोग किया, हम चश्मा का प्रयोग हमें नहीं करना है, मतलब हम ऐसे ही किसी कोशिका को नहीं देख सकते हैं, उसने इतना फास्ट विभाजन किया कि 9 महीने में आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा का पैदा होता है, ठीक है। तो इतना फास्ट वो कोशिका का विभाजन करती है, मतलब जिसे हम लोग नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसने इतना फास्ट विभाजन करके इतनी सारी कोशिका बना ली। तो वो आखिर में कैसे होता है, इसे हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आगे आएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। इसमें जब कोशिका विभाजन कर लेती हैं तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, आप एक बार बोले थी कि जो अंतररोपण होता है, मतलब इम्प्लांटेशन होगा भ्रूण का, अब इसमें यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, हमने यही बोला था। कुछ लोग बोले कि अच्छा यहाँ मतलब गर्भाशय में अगर ना होकर के बच्चे जो हम जो पलते हैं पेट में, अगर वो गर्भाशय में ना होकर के अगर वो फैलोपियन नलिका में हो जाए तो क्या बच्चे का निर्माण होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसका अब हम बोल दिए नहीं होगा, तो कुछ लोगों को कैसे नहीं होगा, तो देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तो पहली बात तो जगह है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है, विभाजन तो करेंगे लेकिन वृद्धि नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत से कारण हैं जिस कारण से फैलोपियन नलिका में कभी भी इम्प्लांटेशन अंतररोपण नहीं हो पाता है, हमेशा होता है तो गर्भाशय में होता है। बस यही पॉइंट हमें बताना था फैलोपियन नलिका में। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भाशय। देखिए इसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना होगा, तो इसे हम लोग अभी ना पढ़ करके हम लोग इसे पढ़ेंगे लेक्चर 7 में। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो लंबा की बात नहीं है, आप जितना भी पढ़िए उसे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए। तो लेक्चर 6 में हमने आपको फैलोपियन नलिका के बारे में बताया, तो इससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब ये हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। तो गर्भाशय के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो गर्भाशय योनि सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और इसके साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में सबसे पहले हम देख लेंगे स्तन ग्रंथि क्या होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।